अब हम आपको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से सावधान करेंगे। ये बहुत जरूरी खबर है जिसके बारे में आज ताजा खबर ये आई है कि ये वायरस वैक्सीन के कवच को भी भेद सकता है। इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक नई स्टडी में यह कहा गया है कि यह वेरिएंट वैक्सीन के असर को भी बेअसर कर सकता है और जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा भी ली हैं वो भी इससे सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इस वेरिएंट में असामान्य रूप से हुए लगातार म्यूटेशन का मतलब होता है कि यह वेरिएंट कैसे लगातार अपना रूप बदल रहा है। अब तक इस वेरिएंट में कुल 50 म्यूटेशंस हो चुके हैं जिनमें अकेले 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। मान लीजिए अगर वायरस गोल आकार का है और उस पर ये जो कांटे लगे हुए हैं वो स्पाइक प्रोटीन है। आपने इस तरह के डायग्राम्स देखे होंगे कोरोना वायरस के। अब वैज्ञानिकों की चिंता यह है कि ज्यादातर mRNA और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर ही हमला करती हैं। यह वायरस का वो हिस्सा होता है जिसका उपयोग वो इंसानों की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए करता है, यानी आपके शरीर में वायरस इन्हीं स्पाइक प्रोटीन के जरिए प्रवेश करता है। अब वैक्सीन का काम यह होता है कि वो इन स्पाइक प्रोटीन की पहचान करने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और जब कभी वायरस वैक्सीन युक्त उस शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। अब चुनौती यह है कि दुनिया में कोरोना की जिन वैक्सीन का ज्यादा उपयोग हो रहा है वो सभी mRNA और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं। इनमें अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन भी है, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका है जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाया गया है और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी इन्हीं में शामिल है। ये सारी वो वैक्सीन है जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके वायरस को हराती हैं। अब जब म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदल चुका है तो इन वैक्सीन को भी बदलना होगा, नहीं तो इनका असर कम हो जाएगा। यानी ऐसी आशंका है कि ये वैक्सीन इस वेरिएंट पर कम प्रभावी या शायद बिल्कुल भी प्रभावी ना हो। हालांकि राहत की बात यह है कि इस तकनीक पर आधारित वैक्सीन के स्ट्रक्चर को बदलने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, ये आसानी से किया जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि कुछ महीनों में यह काम संभव है और इसे देखते हुए अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने वर्ष 2022 तक यानी अगले साल तक ही नई वैक्सीन लाने की बात कह दी है और यह भी कहा है कि उसकी मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कम प्रभावी हो सकती है। और मॉडर्ना ने जैसे ही इस बात को माना पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ऐसा करने वाली वो पहली दवा कंपनी है। इस विषय में आईसीएमआर का ताजा बयान भी बहुत अहम है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोवैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावशाली साबित हो सकती है क्योंकि यह वैक्सीन वायरस के इनएक्टिवेटेड सेल्स की तकनीक पर आधारित है और यह सिर्फ उसके स्पाइक प्रोटीन पर हमला ना करके पूरे वायरस को ही नष्ट करने का काम करती है। हम यहां एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे अनुमान गलत भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी भी देश को इस वायरस के बारे में कोई भी सही और सटीक जानकारी है ही नहीं। और WHO ने भी कहा है कि लोगों को इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि ये नया वेरिएंट है, अभी इस पर शोध चल ही रहा है और जितनी जानकारी आ रही है ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है। भारत में अब तक वैक्सीन की लगभग 124 करोड़ डोज लग चुकी हैं। इनमें कोविशील्ड की 99 करोड़ 54 लाख हैं और कोवैक्सीन की 12 करोड़ 68 लाख और स्पुतनिक की 11 लाख डोज हैं। ये ब्रेकअप है भारत का। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 22 देशों में प्रवेश कर चुका है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 10 से कम देश थे, फिर 14 हुए, फिर 16 हुए, अब 22 हो गए हैं और यहां लगभग 170 लोग अभी इससे संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमित मरीजों की असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत सारे देशों में अब भी वायरस के सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। हालांकि भारत में इसकी स्पीड अब जरूर बढ़ा दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक और सवाल दुनिया भर में पूछा जा रहा है, आपके मन में भी ये होगा, और वो ये कि इस वेरिएंट का जन्म कहां हुआ था, यानी पहली बार ये वेरिएंट कहां मिला। साउथ अफ्रीका ने 24 नवंबर को दुनिया को पहली बार बताया था कि वहां पर कुछ लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं और इसी के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि की और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका की इसी ईमानदारी का नतीजा यह हुआ कि यूरोप के देशों ने उस पर कड़ा ट्रैवल बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिए और बाकी अफ्रीकी देशों को भी अलग थलग कर दिया।
लेकिन अब खुद यूरोपीय देश नेदरलैंड्स ने यह स्वीकार किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि वहां पर मिला था। डच हेल्थ अथॉरिटीज ने अपने बयान में कहा है कि उसने 19 नवंबर को कोरोना से संक्रमित मरीजों के सैंपल्स लिए थे, जिनकी जांच में यह पता चला था कि ये सैंपल्स इसी नए वेरिएंट के हैं। यानी नेदरलैंड्स में यह पहले पाया गया और बाद में साउथ अफ्रीका में मिला। कुछ इसी तरह का दावा बेल्जियम और जर्मनी की तरफ से भी किया गया है। इन दोनों देशों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से पहले उनके देशों में मौजूद था। यानी इस थ्योरी के हिसाब से ओमिक्रॉन अफ्रीकी देशों से नहीं बल्कि यूरोप से पूरी दुनिया में फैला है। अब इसके बाद दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि अगर वाकई ये वेरिएंट पश्चिमी देशों से फैला है, यूरोप से फैला है, तो क्या यूरोपीय देश इसके लिए अफ्रीकी देशों से माफी मांगेंगे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का आरोप है कि उसने तो बड़ी ईमानदारी से दुनिया को इस वायरस के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके बाद यूरोप के देशों ने उसके साथ भेदभाव किया और मनमाने ढंग से उस पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। जब किसी गरीब अफ्रीकी देश में कोई वायरस या उसका नया वेरिएंट मिलता है तो ये अमीर पश्चिमी देश उन पर बहुत आसानी से ट्रैवल बैन लगा देते हैं, लेकिन अपने मामले में ये ऐसा कभी नहीं करते। और दूसरी बात यह कि अगर ये वेरिएंट पहले से ही यूरोप में मौजूद था तो ये देश इतने तमाम बड़े बड़े संसाधन होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इसके बारे में दुनिया और WHO को सूचित करने में नाकाम क्यों रहे? अगर इस वेरिएंट से भविष्य में लाखों लोगों की जान जाती हैं तो क्या ये देश इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि दुनिया भर में जो बड़े बड़े देशों के मंच हैं वहां पर बड़े देशों पर कोई सवाल नहीं उठाता। चीन से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, इन बड़े बड़े यूरोपीय देशों से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये ही तो असली व्यवस्था चलाते हैं, इनके पास पैसा है, बड़े बड़े संगठनों में यही बैठते हैं, ये तय करते हैं। इसलिए ये अक्सर गरीब देशों को या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उन्हें अपना निशाना बनाते हैं, सारा दोष वहां डाल देते हैं और फिर उन्हीं पर कड़े प्रतिबंध भी लगाते हैं। बड़ी बात यह है कि अफ्रीका में अब तक सिर्फ 6% ही वैक्सीनेशन हुआ है। सोचिए, सिर्फ 6%, क्योंकि उनके हिस्से की वैक्सीनेशन पर अमीर देशों ने कब्जा कर लिया, उनके पास वैक्सीन है ही नहीं। इसे आप इस बात से समझिए कि इस समय जितनी वैक्सीन गरीब देशों में लग रही हैं उससे 6 गुना ज्यादा बूस्टर डोज अमीर देशों में लगाई जा रही हैं। तो सोचिए कि अफ्रीका जैसे गरीब देशों में जहां 6% वैक्सीनेशन हुआ है वहां अभी इतनी कमी है वैक्सीन की, और अमीर देश अब अपनी तीसरी डोज लगाने जा रहे हैं जिसे बूस्टर डोज कहते हैं। इससे आप इन अमीर देशों का असली चरित्र समझ सकते हैं। उनका ध्यान है कि अब तीसरी डोज भी लगाई जाए अपने लोगों को, और कहां अफ्रीका में लोगों को एक डोज भी नहीं मिल रही। अब हम आपको इस वेरिएंट के बारे में 5 बहुत जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें आप चाहें तो आज नोट भी कर सकते हैं, ये आपके काम आएंगी। पहली बात, केंद्र सरकार ने कहा है कि यह वेरिएंट कोरोना के RT-PCR टेस्ट से छिप नहीं सकता, यानी ये RT-PCR टेस्ट में पकड़ा जाएगा, डिटेक्ट होगा। डेल्टा वेरिएंट के काफी मामलों में यह देखा गया था कि ये RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे देता था, जिससे इसकी ट्रेसिंग मुश्किल हो गई थी। दूसरी बात, 30 नवंबर तक दुनिया में इस वेरिएंट से 170 लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। सबसे बड़ी बात, किसी भी मरीज ने अब तक सांस में तकलीफ की शिकायत नहीं की है। ज्यादातर मरीजों को मांसपेशियों में दर्द, थकान, तेज बुखार, खांसी, सिरदर्द और हाई पल्स रेट के लक्षण दिखे हैं, इसलिए आपको अभी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, अब तक कोई भी देश इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया कि यह वायरस असल में आगे चलकर कितना खतरनाक होगा, लेकिन इटली में हुए अध्ययन में यह पता चला कि यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 7 गुना ज्यादा संक्रामक है। यानी फैलता बहुत आसानी से, खतरनाक होगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन फैलता ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि यह वेरिएंट दुनिया में डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए आप देखिए, अलग अलग तरह की बातें अलग अलग देशों से और वैज्ञानिकों से आ रही है। चौथी बात, भारत में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों से जो यात्री यहां लौटे थे उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। और आखिरी बात, कोई भी ठोस रिसर्च आने तक वैक्सीन जरूर लगवाएं, लगवाते रहें अगर आपने नहीं लगवाई है तो, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में आपको पालन करना ही है, नहीं तो फिर
तीसरी वेव के लिए तैयार रहिए। आज से केंद्र सरकार की नई ट्रैवल गाइडलाइंस भी लागू हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही इन पर टकराव भी शुरू हो गया है। इसलिए अगर आप भी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, हवाई यात्रा के बारे में, तो आपको यह जानकारी बहुत ध्यान से आज सुननी चाहिए। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत अब महाराष्ट्र में हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर एयरपोर्ट पर किसी यात्री की रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो उसे एयरपोर्ट या सरकार द्वारा निर्धारित किसी तय स्थान पर ही क्वारंटीन में रखा जाएगा। यह होम क्वारंटीन नहीं है, यह सरकारी क्वारंटीन होगा। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं हाई रिस्क कंट्री से, तो आपको सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, आपको घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जबकि भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में यह कहा था कि अगर इन हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव भी आती है तो भी उन्हें 7+7 के होम क्वारंटीन फॉर्मूले का पालन करना होगा। यानी यात्री अपनी जगह यानी अपने घर पर होम क्वारंटीन रहेंगे और 7 दिन के बाद अपना टेस्ट कराएंगे और फिर 7 दिन और होम क्वारंटीन करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में इसे बदल दिया है और नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में यात्रियों का 3 बार आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। पहला टेस्ट दूसरे दिन, दूसरा टेस्ट चौथे दिन और तीसरा टेस्ट 7वें दिन। अगर जांच में कोई यात्री पॉजिटिव मिलता है तो उसे अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में यह कहा था कि हाई रिस्क देशों के यात्रियों को होम क्वारंटीन में केवल एक टेस्ट कराना होगा और यह भी 7वें दिन होगा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से यह अपील की है कि वो भी अपनी गाइडलाइंस में इन संशोधनों को जगह दे, यानी वो भी अपनी गाइडलाइंस को वैसे ही बदल दे जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भारत के दूसरे राज्यों से भी आने वाले यात्रियों पर कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को अब अपनी यात्रा से 48 घंटे के अंदर कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। यात्रा से पहले 48 घंटे के अंदर, फिर चाहे वो फुल्ली वैक्सीनेटेड भी क्यों ना हो। इसके अलावा अगर किसी यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसे महाराष्ट्र होते हुए जाना पड़ता है, तो उसे भी इसी नियम का पालन करना होगा। इस बीच दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हुई स्टडी में यह पता चला कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए, बी और RH पॉजिटिव है, उन्हें कोविड होने का खतरा ब्लड ग्रुप O, AB और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों के मुकाबले ज्यादा होता है। और इसी स्टडी में यह भी पता चला है कि ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुषों में इसी ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं के मुकाबले संक्रमण होने की आशंका ज्यादा होती है। इसके अलावा A और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले कोरोना से देर से ठीक होते हैं, जबकि O और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोगों की रिकवरी ज्यादा तेजी से होती है। यह रिसर्च अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच अस्पताल में भर्ती हुए 2586 मरीजों पर की गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.